दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रीडी मर्चेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? GREEDY, ग्रीडी। ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची और मर्चेंट का मतलब व्यापारी। द ग्रीडी मर्चेंट, लालची व्यापारी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। वंस देयर लिव्ड आ ग्रीडी एंड रिच मर्चेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE, लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर लिव्ड आ ग्रीडी एंड रिच मर्चेंट, एक बार एक लालची और अमीर व्यापारी रहता था। ही हैड आ पैट मंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था। तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में जो भी वस्तु होती है, जो भी संज्ञा होती है, उसको भी मेंशन किया जाता है। और दोस्तों पेट का मतलब होता है पालतू, तो और पेट मंकी मतलब पालतू बंदर। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड, उसके पास था, अ पेट मंकी, एक पालतू बंदर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ पेट मंकी, उसके पास एक पालतू बंदर था। आगे देखिए। वन डे द मर्चेंट वॉज नॉट एट होम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्ब का मतलब एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और यही कारण है कि इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वन डे, एक दिन, द मर्चेंट व्यापारी, वॉज नॉट एट होम, एट मतलब पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन व्यापारी घर पर नहीं था। द मंकी वॉज अलोन इन द हाउस। और दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, जैसा ऊपर आपको मैंने एग्जांपल दिया था सिंपल पास्ट का, ये भी सिंपल पास्ट का है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और अलोन का मतलब होता है अकेला होना। द मंकी वॉज अलोन इन द हाउस, क्या अर्थ हुआ कि बंदर घर में अकेला था। आगे देखिए। ही कॉट होल्ड ऑफ आ बॉक्स विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। दोस्तों कैच होल्ड का अर्थ होता है किसी चीज़ का हाथ में पड़ जाना, किसी चीज़ का हाथ लग जाना, और सेकंड फॉर्म है कोट होल्ड, कॉट, CAUGHT। वैसे कैच का मतलब होता है पकड़ना और सेकंड फॉर्म कॉट, और कैच होल्ड का अर्थ होता है किसी चीज़ का हाथ में पड़ना।
और ये सेकंड फॉर्म है। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ही कॉट होल्ड ऑफ ए बॉक्स, उसके हाथ में एक बॉक्स, मतलब एक जो बॉक्स था, संदूक, बॉक्स का मतलब कोई डब्बा संदूक होता है, तो क्या अर्थ हुआ, उसके हाथ में एक डब्बा लग गया। विच वॉज, जो कि, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला इस लाइन का कि जो बंदर था वो घर पर अकेला था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ बॉक्स विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके हाथ, मतलब उसके हाथ एक डिब्बा लग गया जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। आगे देखिए, ही स्टार्टेड थ्रोइंग द कॉइन्स आउटसाइड द विंडो। दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, इसमें स्टार्टेड का यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल, वाक्य के अंदर लगा लगी के बाद कोई क्रिया होगी, तब इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ आपको वाक्य बताता हूँ, वह खेलने लगा, तो इसका जो वाक्य की टेल पर है वो लगा आ रहा है। वह चिल्लाने लगा, वह मेहनत करने लगा, मैं उन लोगों की मदद करने लगा, मैं आपको पढ़ाने लगा। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें किसी क्रिया के बाद लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, तब आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके वाक्यों को बनाएंगे। तो वाक्य को बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट के बाद आपको स्टार्टेड लिखना है, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद स्टार्टेड, और उसके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। और दोस्तों थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और ये फोर्थ फॉर्म है आईएनजी। और दोस्तों इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो फोर्थ फॉर्म कहलाती है। THROW थ्रो मतलब फेंकना, और जब हम इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे ये हो जाएगी फोर्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्टार्टेड थ्रोइंग, वह फेंकने लगा, द कॉइन्स, सिक्कों को, आउटसाइड, बाहर, द विंडो, खिड़की के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही स्टार्टेड थ्रोइंग द कॉइन्स आउटसाइड द विंडो, वह खिड़की के बाहर सिक्कों को फेंकने लगा। द नेबर्स रश्ड एंड बिगेन कलेक्टिंग द कॉइन्स। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, RUSH। देखिए रश का मतलब भीड़ भाड़ भी होता है, कई लोगों, आपने इस वर्ड को अक्सर सुना होगा, बड़ा कॉमन वर्ड है। उसके अलावा ये एक वर्ब है, अगर आप इसे नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है भीड़ भाड़, और यदि आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो रश का मतलब होता है किसी स्थान पर तेज़ी से पहुँचना, और सेकेंड फॉर्म है इसकी रश्ड, तो यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, द नेबर्स रश्ड, जो पड़ोसी थे वो दौड़ पड़े, एंड बिगेन कलेक्टिंग, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, आप यहाँ स्टार्ट के अलावा बिगिन का इस्तेमाल करके भी सेम वाक्य बना सकते हैं। और ये पास्ट है तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा यहाँ पर सेकंड फॉर्म है उसी तरह से। तो अगर आप चाहें तो इसको स्टार्टेड से भी बना सकते हैं, एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग, और चाहें तो बिगिन से भी। तो ये पास्ट का है तो बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, द नेबर्स रश्ड, जो पड़ोसी थे वो दौड़ पड़े, एंड बिगेन कलेक्टिंग, और इकट्ठा करने लगे, द कॉइन्स, और वो सिक्कों को इकट्ठा करने लगे। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। आगे देखिए, When the box was nearly empty, nearly मतलब होता है आसपास, और दोस्तों EMPTY empty एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाली। तो क्या अर्थ हुआ, When the box was nearly empty मतलब जब जो बॉक्स था, वो डब्बा था, वो करीब करीब खाली हो गया। द मर्चेंट रिटर्न, रिटर्न मतलब लौटना, जो व्यापारी था वो लौट आया, मतलब वो लौट आया, रिटर्न मतलब लौटना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि व्हेन द बॉक्स वॉज नियरली एम्प्टी द मर्चेंट रिटर्न, जब डब्बा खाली होने के नज़दीक था, जो व्यापारी था वो लौट आया। आगे देखिए, ऑन सीइंग द ऑलमोस्ट एम्प्टी बॉक्स ही शाउटेड एट द मंकी। ऑन सीइंग, दोस्तों सी मतलब देखना, और ING फोर्थ फॉर्म है। ऑन सीइंग द ऑलमोस्ट एम्प्टी बॉक्स, क्या अर्थ हुआ कि ऑलमोस्ट मतलब लगभग खाली डब्बे को देखकर, ही शाउटेड वह चिल्लाया, शाउट मतलब चिल्लाना, सेकंड फॉर्म शाउटेड, ही शाउटेड वह चिल्लाया, एट द मंकी, एट मतलब पर। और दोस्तों आप याद रखें जब हम चिल्लाएंगे किसी के ऊपर, शाउट करते हैं तो किसी के ऊपर चिल्लाया जाता है, तो उस पर के लिए एट का यूज़ किया जाएगा प्रीपोजिशन के रूप में। तो एट द मंकी का अर्थ हुआ बंदर पर या बंदर के ऊपर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ऑन सीइंग द ऑलमोस्ट एम्प्टी बॉक्स, लगभग खाली
डब्बे को देखकर ही शाउटेड एट द मंकी, वह बंदर पर चिल्लाया। आ नेबर सैड, से मतलब कहना और सेकंड हम सैड, अ नेबर सैड, एक पड़ोसी ने कहा, टू द मर्चेंट, व्यापारी से, वाई आर यू शाउटिंग एट दिस मंकी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर रहा है, रही है आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सा मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया हो रही है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़, एम, आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव वाक्य है। तो जब आप इंटरोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना होगा, और यू के साथ आर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और उसके अलावा अगर आप किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसे सबसे पहले मेंशन करना होगा। मतलब यह है कि जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसका जो आप उसे मेंशन करेंगे उसकी प्लेसमेंट हेल्पिंग वर्ब से पहले की जाएगी। तो आप इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यदि आप कोई इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ आपको यदि इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो उस प्रश्नवाचक शब्द को, इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद जो वर्ब है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। WHY का मतलब होता है क्यों। तो क्या अर्थ हुआ? अ नेबर सैड टू द मर्चेंट, एक पड़ोसी ने व्यापारी से कहा, वाई आर यू शाउटिंग एट दिस मंकी, आप इस बंदर पर क्यों चिल्ला रहे हो। आई नो, मैं जानता हूँ। इट इज़ फुलिश, फुलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, आप नोट कर लीजिए, मूर्खतापूर्ण, ये एडजेक्टिव है। तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ, इट इज़ फुलिश, ये मूर्खतापूर्ण है। टू थ्रो, फेंकना, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के, बट लेकिन, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसा ऊपर आपको दो वाक्य सिंपल पास्ट के मिले थे, देखने को ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में जैसे पास्ट परफेक्ट में वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, बाय मिस्टेक मैंने पास्ट परफेक्ट बोला। सिंपल पास्ट में जिस तरह से वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज़, एम, आर का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पर दो लोगों की तुलना की गई है। जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जाएगी तो वहाँ पर से के लिए देन का यूज़ किया जाएगा। एक होता है THEN, उसको, वो जो देन है उसका अर्थ होता है तब, और ये वाला जो देन है इसकी स्पेलिंग THAN, और इसका इस्तेमाल आप जब करेंगे जब दो लोगों की तुलना आप करेंगे, तो जिसकी हिंदी होती है से। चलिए इसकी मतलब यहाँ से देख लीजिए ताकि आप पूरा समझ जाएंगे इसको। तो उसने क्या कहा, एक पड़ोसी ने व्यापारी से कहा कि आप इस बंदर पर क्यों चिल्ला रहे हो। आई नो, मैं जानता हूँ कि इट इज़ फुलिश, ये मूर्खतापूर्ण है। मतलब उसने क्या कहा कि मैं इस बात को जानता हूँ कि सोने के सिक्कों को फेंकना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन बट ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू, लेकिन ये आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इस बात को आप समझ ही गए होंगे। जो पड़ोसी था उसने यही बात बोली कि मैं जानता हूँ सिक्कों को, सोने के सिक्कों को फेंकना बहुत मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन ये आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है। आगे देखिए, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हार्ड वेल्थ। दोस्तों यहाँ पर आपको दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो आप इन्हें यदि मीनिंग को नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। एडवाइजेबल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है उचित, और इसे आप आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। देखिए एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइजेबल का मतलब होता है सलाह योग्य। तो क्या मतलब हुआ कि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, मतलब ये सलाह के योग्य नहीं है, या फिर आसान भाषा में समझें तो इसको कह सकते हैं ये उचित नहीं है। टू हार्ड, हार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का संग्रह करना, किसी चीज़ को बड़ी मात्रा में जोड़ना, इकट्ठा करना। और वेल्थ का मतलब होता है धन। तो उसने क्या कहा, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हार्ड वेल्थ। तो उसने क्या कहा कि जो कठोर धन है उसका संग्रह करना या फिर उसको अर्जित करना जो है वो उचित नहीं है। यू शुड ऑलवेज यूटिलाइज इट, यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। और दोस्तों इस वाक्य में देखिए शुड का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ,
यू शुड ऑलवेज़ यूटिलाइज़, और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप सलाह देते हैं तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यू शुड ऑलवेज़ यूटिलाइज़ इट, आपको हमेशा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर सम गुड कॉज, किसी अच्छे काम के लिए। चलिए, तो दोस्तों ये आज की बहुत छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की, और साथ में जो ग्रामर का स्ट्रक्चर था उसे भी समझाने की। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, और दोस्तों आपको यहाँ पर हाइप का भी ऑप्शन दिखेगा, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हाइप भी करें ताकि और लोगों तक ये पहुँचे। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, साथ में पूछना भी चाहूँगा कि कई बार मुझे अपने वीडियोस पे आप लोगों के कमेंट्स सजेशंस मिलते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों आपके जो सजेशंस होते हैं मुझे उन्हें समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक कमेंट है, कोई सब्सक्राइबर हैं मोनी केशरवानी, अगर यदि मैं इनका नाम सही ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा यदि आपका नाम सही से ना लिया हो। मोनी केशरवानी करके है कोई सब्सक्राइबर हैं, उनके मैंने कमेंट देखे, इसमें लिखा है कि सर आपने वीडियो नहीं बनाया इंग्लिश में इमला का। तो यहाँ मैं आपसे यही बात जानना चाहूँगा कि इमला का जो वीडियो है, जो डिक्टेशन का है, वो किस तरह से बन सकता है, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इमला का मतलब आप किस टाइप से ये वीडियो आपने बताया कि इमला का वीडियो बनाइए, और यदि आप इसको स्पष्ट रूप से बता सकें किस तरह से, और यदि ये बनाना मेरे लिए संभव होगा, पॉसिबल होगा, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट वीडियो। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट you that kindly share your feedback always, and whenever you share your valuable feedback or your suggestions, so try to explain your point very clearly so that I can easily understand. Because guys, whenever you send me any type of good suggestion or any advice, I always try to take it very seriously, very positively, because I always want to improve the quality of my content, so that when you come to my channel you always get good benefits and you get a lot of learnings related to English. So this is my humble request guys, that whenever you provide me any type of suggestion or any type of feedback, please try to explain it very clearly, so that I can easily understand it and I can easily follow your advice. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.